इस वीडियो में आपको लूसेंट जियोग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्न करवाएंगे, ठीक है, जो कि लूसेंट का निचोड़ प्रश्न है और ये सारे प्रश्न आपको डिटेल में रहेंगे विथ एक्स्ट्रा फैक्ट और इमेज के साथ रहेंगे, ठीक है। इसके पहले मैं पूरा ऑल जो हिस्ट्री है यानी कि संपूर्ण भारत के इतिहास में करवा चुका हूँ। पूरे 2-2.5 घंटे की मैराथन पड़ी है और 50-50 क्वेश्चन की पूरी प्लेलिस्ट पड़ी। तो आप अगर आपने नहीं देखा तो आप उसको जाके देख लीजिए, चैनल विजिट कर लीजिएगा, आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत में उस उर्स मेजर तारामंडल को किस रूप में जाना जाता है। या देखिए, जो उर्स मेजर तारामंडल है भारत में सप्तऋषि के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिए। दूसरा हमारा सही उत्तर होगा, ठीक है। अगला है, किस ग्रह को शीत ग्रह के रूप में जाना जाता है। तो किस ग्रह को शीत ग्रह के रूप में जाना जाता है, तो वरुण ग्रह यानी कि नेपच्यून, इसको शीत ग्रह के रूप में जाना जाता है क्योंकि ये यहाँ का टेम्परेचर जो होता है बहुत ही क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। इसलिए इसको शीत ग्रह के रूप में जाना जाता है। आप इसमें ये है नेपच्यून, इसको देख सकते हैं नीला नीला, ये क्या है, ये नेपच्यून है, ठीक है। और सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर है, तो यहाँ क्या है, सूर्य की रोशनी नहीं पहुँच पाती है, इसलिए सबसे अधिक ठंडा ग्रह भी इसको माना जाता है, ठीक है। और अगर आपसे यहीं पर ये पूछे प्रश्न यहाँ पर कि किस ग्रह को शीतकालीन ग्रह के रूप में जाना जाता है, तो आप बृहस्पति उत्तर देंगे, थोड़ा सा आप याद रखिएगा। अगला है, सूर्य की सबसे बाहरी परत को किस रूप में जाना जाता है। जो सूर्य की सबसे बाहरी परत है उसको कोरोना कहा जाता है, तो ये तो आपको भूलेगा ही नहीं, ठीक है। तो कोरोना जो सूर्य की सबसे आउटर सरफेस होती है यानी कि बाहरी परत होती है, आउटर लेयर होती है, उसको कोरोना के नाम से जाना जाता है। अब आप इसमें देख सकते हैं, चित्र में आप आसानी से इसको देख सकते हैं। देखिए, ये जो लेयर है, मैं थोड़ा सा आपको और थोड़ा सा विस्तार से बताने की कोशिश करूंगा। ये जो लेयर है इसको कोरोना कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, सूर्य के चारों एक लंबी कक्षा में जमी हुई गैसों, चट्टान और धूल का एक पिंड क्या कहलाता है। जो धूल का जो पिंड होता है इसको क्या कहा जाता है, तो इसको धूमकेतु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, धूमकेतु कहा जाता है। देखिए, अक्सर आपने देखा होगा कि आप रात को लेटे हैं या आसमान में कुछ भी कर रहे हैं तो ऐसी एक पूंछ जैसी चीज़, ये पूंछ जैसी चीज़ अब आपको इकट्ठा आती दिखाई देती है, इसी को क्या कहा जाता है, इसी को धूमकेतु कहा जाता है। अगला है, ध्रुव तारा किस दिशा को इंगित करता है। जो ध्रुव तारा है किस दिशा को इंगित करता है, यानी कि इंडिकेट करता है, तो ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में रहता है। कहाँ रहता है, उत्तर दिशा में रहता है। इसलिए देखिए, मैं आपको बताऊं, ये क्या है, उत्तर दिशा है, इधर ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है, ठीक है। तो उत्तर दिशा, तो जो ध्रुव तारा होता है हमेशा उत्तर दिशा में होता है, ठीक है। तो जो दिशा पता लगाने में ध्रुव तारा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह जोबेनियन ग्रह है। क्या है, जोबेनियन ग्रह है, तो कौन कौन से ग्रह हैं, तो यहाँ से हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा 1, 3 और 4। कौन कौन से हैं, 1, 3 और 4, यानी कि बृहस्पति है, वरुण है और शनि है, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए, जोबेनियन ग्रह किसे कहा जाता है, इसको आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए। सौरमंडल में बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून को जोबेनियन ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, देखिए, या इन्हें गैसीय ग्रह भी कहा जाता है। तो गैसीय ग्रह, ये जोबेनियन ग्रह एक ही ग्रह है, तीजो बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, यूरेनियम और नेपच्यून को कहा जाता है, ठीक है, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है। और जोबेनियन ग्रह की उत्पत्ति जो जोबियन शब्द रोम देवता बृहस्पति से हुई है। अगला है, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी का है। तो चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल है पृथ्वी का कितना है, तो 1/6 है, तो याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, ऐसे याद रख आप लोग रखिएगा। अब देखिए, ये है, आप लोग चित्र में देख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको अभी चित्र के माध्यम से बताता हूँ। मान लीजिए अगर आप पृथ्वी पे हैं, ये क्या है, ये पृथ्वी है, मान लीजिए आप पृथ्वी पे हैं और आपका वेट है 120 किलो, तो चंद्रमा में भी आपका वेट क्या होगा, 120 किलो होगा वेट, ठीक है। अगर वहीं पर मान लीजिए और आपका जो वेट हो गया मास, जो आपका मास है तो 120 किलो होगा, मास याद रखिए, मास, तो आपका मास जो होगा 120 किलोमीटर होगा, 120 किलो होगा। तो आप चाहे पृथ्वी में रहें या फिर चंद्रमा में रहें, 120 किलो होगा। लेकिन वेट की बात करें तो अगर पृथ्वी पे भी आपका वेट 120 × 10 यानी कि 1200 N है, तो 200 N हो जाएगा, कहाँ, चंद्रमा पे। तो ये अंतर पड़ता है, याद रखिएगा। अगला है, पृथ्वी के घूर्णन अक्ष का शीर्षक कोण क्या है। तो इसका शीर्षक कोण क्या है, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा 23.5 डिग्री, याद रखिएगा। अगला है, सूर्य में मौजूद
गैसें कौन सी हैं? तो मुख्य गैसें कौन सी हैं? सूर्य में जो मौजूद मुख्य गैसें हैं तो हाइड्रोजन और हीलियम है। कौन कौन सी गैसें हैं? हाइड्रोजन और हीलियम है जो सूर्य में जो है मौजूद जो है मुख्य गैसें हैं। अब देखिए मैं और आपको विस्तार से बताता हूँ। देखिए सूर्य में जो मौजूद गैसें जो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन लगभग 70% सूर्य में पाई जाती है। इसके बाद हीलियम है, हीलियम 28% पाई जाती है। अन्य गैसें भी पाई जाती हैं जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन नाइट्रोजन है और मैग्नीशियम है, लोहा है और भी अन्य पाए जाते हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो अगर मुख्य गैस पूछे तो मुख्य गैस आपके पास दो ही हैं। कौन कौन सी मुख्य गैसें हैं? आप हीलियम है और हाइड्रोजन है, ये आपको दो आपको याद रखना है। अगला है सूर्य के बाद पृथ्वी का दूसरा निकटतम तारा कौन सा है? तो सूर्य के बाद पृथ्वी का दूसरा सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तारे की बात हो रही, ग्रह की बात नहीं हो रही। तो कौन सा है? तो प्रोक्सिमा सेंटारी, ये याद रखिए, एक हमारा सही उत्तर होगा। अगला है लेक आयर महाद्वीप का सबसे निचला बिंदु है। जो लेक आयर महाद्वीप है किस महाद्वीप का सबसे निचला बिंदु है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का। ठीक है, अभी मैं आपको चित्र में बताता हूँ। देखिए ये है ऑस्ट्रेलिया, आप चित्र में देख रहे होंगे, ये है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया में एक बिंदु है, ये लेक आयर। क्या है? लेक आयर, ये बिंदु है। ठीक है, ये बिंदु है, ये क्या है? लेक आयर। तो ये कहाँ है? ये ऑस्ट्रेलिया में। आप काफ़ी प्रश्न ये पूछा जाता है। अगला है निम्न में से कौन सी ठंडी धारा है? तो कौन सी ठंडी धारा है ये आपको बताना है। तो सबसे ठंडी धारा फॉकलैंड धारा है, जो सबसे ठंडी धारा है, याद रखिएगा। अगला है निम्न में से कौन सी धारा हिंद महासागर से संबंधित है? हिंद महासागर से कौन सी धारा संबंधित है? तो अगुलहास धारा जो है हिंद महासागर संबंधित है। तीसरा सही उत्तर होगा। अगला है दुनिया का सबसे गहरा महासागर है। जो दुनिया का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? ये आपको पता भी होगा, ये प्रशांत महासागर है। कौन सा? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे गहरा महासागर है, याद रखिएगा। ठीक है, अब तो आपको पता होगा दुनिया का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। लेकिन यहाँ से एक प्रश्न ये बनता है कि मारियाना ट्रेंच या मारियाना गर्त, जिसे गर्त कहा जाता है, ये किस महासागर में स्थित है? ये प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है, तो प्रशांत महासागर है, ये देखिए जैसे प्रशांत महासागर है, एक ऐसा बिंदु है जो सबसे नीचे है, इसी को कहा जाता है मारियाना ट्रेंच या मारियाना गर्त। तो मारियाना गर्त जो है प्रशांत महासागर का सबसे यानी कि निचला बिंदु है, इतना आपको याद रखना है। अगला है एप्चालियन पर्वत किस महाद्वीप का हिस्सा है? तो किस महाद्वीप का हिस्सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन में उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है, याद रखिएगा। अगला है विश्व की सबसे बड़ी नदी निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नील नदी। तो किस महाद्वीप में स्थित है? तो दक्षिणी अमेरिका में स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए नील नदी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। नील नदी है क्या, कैसे क्या? ठीक है, अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है? तो सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? तो कौन सा होगा? उत्तरी अटलांटिक जो है सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है। तो 4 हमारा यहाँ से सही उत्तर होगा। अब स्वेज नहर, पैनामा नहर आप दोनों लोग बताएंगे, इस दोनों को बताएंगे क्योंकि मैं ये पढ़ा चुका हूँ। जब मैंने साउथ एशिया महाद्वीप करवाया था तो मैंने पूरा आपको ये बता दिया था। ठीक है, अगला है मेरियाना ट्रेंच कहाँ स्थित है? अब मैंने आपको बताया था ना, मेरियाना जो ट्रेंच है कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है। सबसे क्या है? लो बिंदु है, यानी कि सबसे निचला बिंदु है। अगला है गोबी मरुस्थल निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो गोबी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? ये आप सभी को पता होना चाहिए। किस में स्थित है? एशिया महाद्वीप में स्थित है। किस में? एशिया महाद्वीप में स्थित है। अब मैं आपको गोबी मरुस्थल के बारे में अभी आपको दिखाता हूँ। देखिए ये है गोबी मरुस्थल। ठीक है, तो जो गोबी मरुस्थल है ये मंगोलिया और चीन में स्थित है। चीन में क्या फैला हुआ? देखिए ये मंगोलिया हो गया और इधर चीन है। क्या? इधर ये चीन है। ठीक है, ऊपर मंगोलिया है और नीचे चीन है। ठीक है, ये फैला हुआ है और ये हिमालय है। तो इस प्रकार ये फैला हुआ, ये गोबी मरुस्थल जो आपको येलो येलो दिख रहा है ना, ये पूरा क्या है? गोबी मरुस्थल है। तो ये एशिया महाद्वीप में स्थित है, याद रखिएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित कौन है? एल्ब्रुस जो है एशिया में नहीं, एल्ब्रुस कहाँ है? ये यूरोप में है। ठीक है, तो तीसरा यहाँ से सही उत्तर होगा क्योंकि ये सही सुमेलित नहीं है। अगला है कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती हैं? तो ये अफ्रीका महाद्वीप है। कौन सा? अफ्रीका महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। कौन कौन सी? कर्क रेखा हो गया, भूमध्य रेखा हो गया और मकर रेखा। ऐसे प्रश्न जो है बनते हैं, याद रखिएगा। आप इसमें जो प्रश्न में इमेज में आप आसानी से इसको देख सकते हैं। ठीक है, अगला है किस मयोत्तर या देशांतर को भारत का मानक मयोत्तर भी कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? तो 82.5 यानी कि 82 डिग्री 30
पॉइंट ये ईस्ट, तो 4 हमारे यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला है 180 देशांश किस रूप में जाना जाता है? तो 180 देशांश किस रूप में? तो अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा के रूप में जाना जाता है, याद रखिएगा। 2 हमारा सही उत्तर होगा। अगला है पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? जो पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करती हुई रेखा, उस काल्पनिक रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूमध्य रेखा कहा जाता है, याद रखिएगा, आप इसमें देख सकते हैं। अगला है कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती? तो कर्क रेखा भारत के किस राज्य, देखिए राजस्थान से गुजरती है, मिजोरम से, झारखंड, उड़ीसा से नहीं गुजरती, तो 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए कर्क रेखा से कौन कौन से, कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से राज्य? देखिए पहले गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है, याद रखिएगा। अगला है भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच मीन टाइम यानी कि GMT से कितना आगे है? तो 5.5 घंटा आगे। ये प्रश्न हमेशा बनता है, यानी कि 5.5 घंटा आगे है। तो आप जितना समय पर हो आप उससे 5.5 घंटा घटा के देख लीजिए कि वहाँ पर क्या होगा, बढ़ा के देख लीजिए। अगला है किस देश में सर्वाधिक समय क्षेत्र है? तो किस देश में जो है सर्वाधिक समय क्षेत्र, ये आपको बताना है। तो 27 का सही उत्तर हो जाएगा हमारा फ्रांस। क्या हो जाएगा? फ्रांस। यानी कि सर्वाधिक समय क्षेत्र किस में? फ्रांस में है। कितने हैं अभी आपको मैं बताता हूँ। फ्रांस में कुल 12 समय क्षेत्र हैं। कितने? 12 समय क्षेत्र हैं। ठीक है, और रूस में 11 समय क्षेत्र हैं, और अमेरिका में 11 हैं। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया में 8 है और डेनमार्क में 5 हैं। अगला है प्रधान मध्याह्न रेखा यानी कि प्राइम मेरिडियन से होकर नहीं गुजरती। तो किससे नहीं होकर गुजरती? तो 28 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हमारा 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 नाइजीरिया। क्या? नाइजीरिया तीसरा हमारा सही उत्तर होगा। देशांतर की संख्या कितनी है? तो 360। क्या देशांतर की कुल संख्या है? 360, ऐसे याद रखिएगा। अगला है निम्नलिखित में कौन सी अक्षांश की सबसे लंबी समांतर रेखाएं हैं? तो कौन सी हैं ये आपको बताना है। तो यहाँ से हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 भूमध्य रेखा। 4 हमारा सही उत्तर होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया रासायनिक क्रिया का परिणाम है और विलयन अपचय का कारण बनती है? तो कौन सी है ये आपको बताना, कौन सी प्रक्रिया है या कौन सी रासायनिक क्रिया है। तो यहाँ सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 कार्बोनेशन। तो हमारा 4 यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पद महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो कौन सा पद नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा समुद्री नितल प्रसरण। तो हमारा तीसरा यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है जापान 4 अलग अलग विवर्तनिक प्लेटों की सीमा के करीब स्थित है। इन चारों में से निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? यानी कि कौन सा युग्म सही है, माफ कीजिएगा, कौन सा युग्म जो है सही है। तो यहाँ सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा उत्तरी अमेरिकी और फिलीपीन प्लेटें। तो तीसरा हमारा सही उत्तर होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे यानी कि सतही तरंगे हैं, यानी कि सरफेस तरंगे हैं, सरफेस वेव हैं। तो कौन सी तरंगे हैं? तो वेव यानी एल तरंगे। कौन सी? एल तरंगे यानी कि एल वेव। एल वेव या लब तरंगे भी इनको कहा जाता है। ठीक है, अभी मैं आपको इनके बारे में बताता हूँ। देखिए भूकंपीय तरंगे कुल 3 प्रकार से हो सकती हैं। मुख्यतः देखिए 4 होती हैं, 5 होती हैं, लेकिन आपको 3 याद रखना है यहाँ पर। ठीक है, तो भूकंपीय तरंगे यानी कि सिस्मेटिक वेव जो है कुल 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती हैं? पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे। तो कुल 3 प्रकार की होती हैं। अब मैं तीनों प्रकार आपको बता देता हूँ। पी तरंगे क्या हैं? तो पी तरंगे ध्वनि तरंगों के समान होती हैं। क्या? ध्वनि तरंगों के समान होती है। इनमें कणों की गति तरंगों की रेखा की सीध होती है, आप इसमें देख सकते सीधी होती है। ठीक है, ये सबसे गति की तरंग होती है। ये ठोस, तरल और गैस तीनों माध्यमों में गुजर सकती है। यानी कि देखिए ये लिक्विड हो, चाहे सॉलिड हो या फिर गैस हो, इसमें तीनों से गुजर सकती है। इसलिए जो पी तरंग होती है थोड़ा सा खतरनाक होती है। इन्हें प्राथमिक तरंग भी कहा जाता है। फिर इसके बाद आता है एस तरंगे। ये द्वितीयक तरंगे होती हैं, यानी कि सेकेंडरी वेव होती हैं। इन तरंग की औसत गति लगभग 4 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। यानी कि 1 सेकंड में, आप थोड़ा सा अनुमान लगाइए, 1 सेकंड में 4 किलोमीटर। ये केवल ठोस माध्यम में, मैंने पी तरंगे बताएं, अभी तीनों स्टेट में हो सकती थी, यानी कि ठोस, गैस, द्रव्य। लेकिन ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, ये सिर्फ ठोस चीज़ें में जा सकती है। ठीक है, और इसके बाद एल तरंगे। एल तरंगों की खोज HD लब ने की थी, इसलिए इसको लब वेव्स भी कहा जाता है। तो इसकी खोज जो है HD लब ने की थी, तो इसलिए एच यानी को लब वेव्स यानी कि एल तरंगे भी कहा जाता है। इस तरंग की औसत गति 1.5 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, यानी कि 1 सेकंड में 1.5 किलोमीटर।
धरातलीय तरंगे हैं यानी कि सरफेस वेव्स हैं, जो अभी क्वेश्चन में आया था, अत्यधिक विनाशकारी हैं। और सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा विनाशकारी तरंगे कौन सी हैं, तो एल तरंगे यानी कि लब तरंगे सबसे ज़्यादा विनाशकारी हैं और ये अनुप्रस्थ तरंगे हैं। अगला है, देखिए, जब रेत के कण बहुत महीन और हल्के होते हैं तब पौने इसे बहुत लंबी दूरी तक ले जा सकती हैं। जब ऐसी रेत बड़े क्षेत्रों में निक्षेपित होती है तब इसे क्या कहा जाता है, तब इसको क्या कहा जाता है, तो 35 का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, लोएस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लोएस कहा जाता है। देखिए मैं आपको थोड़ा सा चित्र के माध्यम, ये क्या रेत का टीला है, ठीक है, और रेत क्या छोटी छोटी रेत है, तो हवा आती है इसको उड़ा के यहाँ इसको ले जाती है, तो इसी को लोएस कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, निम्न में से किन शैलों में पौधे, जानवरों एवं सूक्ष्म जीवाणुओं को जो कभी इन अवशैलों पर रहे हैं जो जीवाश्म पाए जाते हैं, तो अवसादी, क्या अवसादी, दूसरा हमारा यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, पृथ्वी के कोण की सबसे आंतरिक परत बनी होती है, तो पृथ्वी की सबसे जो कोण की सबसे आंतरिक परत है किससे बनी होती है, ये किससे बनी होती है ये आपको बताना है, तो ये जो बनी होती है निकल और आयरन से बनी होती है। तो तीसरा हमारे यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है, कैल्डेरा एक शब्द है जो निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित है, तो किस विकल्पों में संबंधित है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, जो कैल्डेरा शब्द है ज्वालामुखी शब्द से संबंधित है। यह प्रश्न काफी बार पूछा गया है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थलीय रूप नदी द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से बना है, तो कौन सा, डेल्टा बना, याद रखिएगा। आप डेल्टा में इसको चित्र को देख सकते हैं, एक बार नदी का पानी इधर आया तो इधर चला गया, जिसे गोखुर भी कहा जाता है क्योंकि गाय के खुर के जैसा है। अगला है, टिल, हिमोल और ग्लोसमी मृदा जैसी निक्षेपी भूदृश्य किस कारण से बनाते हैं, तो किस कारण से बनाते हैं, तो ऑप्शन नंबर हिमनद गतिविधियों से बनाते हैं, याद रखिएगा। अगला है, ब्राजील में उष्णकटिबंधीय सवाना को के रूप में जाना जाता है, तो इसको क्या कैंपोस के नाम से जाना जाता है, क्या इसको कैंपोस के नाम से जाना जाता है। अगला है, प्रेरी घास का मैदान में पाया जाता है, जो प्रेरी घास का मैदान है कहाँ पाया जाता है, जो प्रेरी घास का मैदान है उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में क्या पाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया के जो घास के मैदान है इनको क्या कहा जाता है, इनको टाउन्स कहा जाता है, और जो अफ्रीका में है, अफ्रीका में बेल्टास कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला है, एक प्रजाति जो अपने निवास क्षेत्र में लंबे समय तक खोज के बाद नहीं पाई जाती, उस प्रजाति को क्या कहा जाता है, तो उसको विलुप्त कहा जाता है। क्या, अगर कोई प्रजाति है जो एक लंबे समय तक नहीं पाई जाती, उसकी को कहीं देखने में नहीं मिलता है, तो उसको ये मान लिया जाता है कि ये प्रजाति क्या है, विलुप्त हो गई है। अगला है, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहते हैं, तो अधिक वर्षा वाले जो क्षेत्रों में जो वन पाए जाते हैं उन्हें उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला है, समान जलवायु परिस्थितियों के साथ एक साथ रहने वाले पशु और पौधे समुदाय कहलाते हैं, तो उस समुदाय को क्या कहा जाता है, उस समुदाय को जैवमंडल कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला है, वायु एवं नमी से आच्छादित मिट्टी का भाग कहलाता है, तो मिट्टी का भाग क्या कहलाता है, तो इसको छिद्र स्थान कहा जाता है, याद रखिएगा। तीसरा सही उत्तर होगा। अगला है, निम्न में से कौन सा बायोम अल्पाइन और आर्कटिक का गठन करता है, तो कौन सा करता है ये आपको बताना है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, टुंड्रा करता है। क्या टुंड्रा करता है, दूसरा हमारा एकदम सही उत्तर होगा। अगला है, काली मिट्टी में आमतौर पर की कमी होती है, तो काली मिट्टी में आमतौर पर किसकी कमी होती है ये आपको बताना है, तो ये फास्फोरस की कमी होती है। काली मिट्टी में क्या है, फास्फोरस की कमी होती है। और काली मिट्टी को जो कपासी मृदा भी कहा जाता है, क्योंकि कपास की खेती के लिए जो सबसे उपयुक्त मृदा है, सबसे उपयुक्त मिट्टी है वो है काली मृदा, और काली मृदा को कपासी मृदा, रेगुर मृदा और कछारी मृदा भी कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस चक्र को औषधि चक्र रूप में भी जाना जाता है, तो किस चक्र को, तो फास्फोरस चक्र को, किसको, फास्फोरस चक्र को औषधि चक्र रूप में भी जाना जाता है। अगला है, उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण होने वाली तीव्र निशाचलन के कारण निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी कम उपजाऊ बनती है, तो किस प्रकार की मिट्टी, तो ये लेटराइट मिट्टी कम, इस तरह की मिट्टी कम उपजाऊ बनती है। तो मैंने 50 क्वेश्चन आपको करवा दिए, जो कि मैं डेली आपको 50 क्वेश्चन लाऊंगा, ठीक है। इसके पर मैं हिस्ट्री के पूरे आपको करवा दिए हैं। अब मैं जियोग्राफी है, इसके बाद इकोनॉमिक्स, संविधान, पॉलिटी, इसी प्रकार सारे क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा, और वर्ल्ड जियोग्राफी भी करवाऊंगा, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। आपके लिए प्रश्न है, पहला प्रश्न, ध्रुव तारा किस दिशा को इंगित करता है, ये आपको बताना, जो ध्रुव तारा किस दिशा को इंगित करता है मैंने अभी आपको विस्तार से बताया, ये आप बता सकते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सी
सबसे ठंडी धारा कौन सी है, सबसे ठंडी धारा कौन सी ठंडी धारा, ये आपको बताना है, जो कि मैंने आपको बता दिया। आपको वीडियो कैसी लगी आप लोग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो पर। जब तक ले जय हिंद जय भारत।